हम दवाई बनाते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ द प्लांट, दैट इज द डिफरेंट। हमारी चिकित्सा पद्धति या अन्य चिकित्सा पद्धति में जो डिफरेंट है, जो चीजें हैं, तो हमने क्या कहा कि प्लांट से हम सेपरेट एंड रीयूनाइट। हम क्यों सेपरेट कर रहे हैं, क्यों रीयूनाइट कर रहे हैं, क्यों जोड़ रहे हैं? इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक है, साइंटिफिक कारण है कि जिस चिकित्सा पद्धति का जो सिद्धांत होता है उसी के अनुरूप उसकी दवाइयां भी तैयार की जाती है। यानी कि अगर तुम्हें पानी का जहाज बनाना है तो तुम्हें उस प्लावन बल के सिद्धांत के आधार पर उसका स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। अरे यानी कि वो भी पहुंचाएगा तुम्हें जहां जाना है। लेकिन अगर हवाई जहाज बनाना है, हवा में उड़ने वाला, तो उस पे हवा का बल कम मिले और जो वो फैन काम कर रहा है उसका यानी जो सिद्धांत काम कर रहा है उसके अनुरूप उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा, तभी तो वो उड़ पाएगा। उसी तरह से जिस भी चिकित्सा पद्धति की जो दवाई निर्मित होती है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि अगर कोई होम्योपैथी से दवाई बना रहा या द लॉ ऑफ डोजोलॉजी सिमिलर टू होम्योपैथी दैट कैन नॉट वर्क, वो आपके सिद्धांत के अनुरूप काम नहीं कर सकती है वो दवाई। अरे तो बार बार मैं समझाने की कोशिश करता हूं लोगों को कि इस डिफरेंट को समझिए। जैसे एलोपैथी मेडिसिन जो है वो मानती है कि रोग का कारण बैक्टीरिया और वायरस है, तो दे क्रिएट द मेडिसिन, वो जो दवाई बनाए हैं उसी आधार से उन्होंने दवाइयां तैयार की। आ रहा है मेरी बात समझ? होम्योपैथी मानती है कि लाइक योर लाइफ, यानी कि सिमिलियर सिमिलबस ओरेंटर, तो उसी सिद्धांत के आधार पर उसका ये कहना है कि अगर किसी चीज को खाने से रोग पैदा हो रहा है, उसी की कम मात्रा देने से रोग ठीक हो रहा है, तो उसकी जो दवाई की प्रिपरेशन आप देखेंगे तो दे प्रिपेयर्ड बाय द सेंटीसेमल स्केल एंड द एम ऑफ द मेकिंग द सेंटीसेमल स्केल देयर रेमेडी ओनली, कि दवा की मात्रा वो क्या करते जाते हैं, कम करते। आ रहा है मेरी बात समझ में? यानी कि वो अपने सिद्धांत के आधार पे उस दवाई की जो मात्रा है उसको 30 पहुंचाया, 200 पावर, मात्रा ही तो कम कर रहे हैं। तो वो अपने सिद्धांत के अनुरूप है कि जिसको खाने से शरीर में रोग पैदा हो रहा है उसकी कम मात्रा खाने से शरीर में रोग ठीक हो जाएगा। आ रहा है मेरी बात? तो वो अपने सिद्धांत के अनुकूल है। उसी तरह से एलोपैथी बैक्टीरिया और वायरस और बाकी शरीर की फंक्शन को उन्होंने पता कर लिया कि शरीर के कौन से अंग क्या सिक्रीट करते हैं, यानी शरीर का कौन सा अंग में से क्या निकलता है। तो अगर पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं निकाल रहा है तो शुगर को कम करने के लिए उन्होंने एक केमिकल डेवलप कर लिया है ना। अगर मान लो कि थायराइड ग्लैंड जो है थायरॉक्सिन नहीं निकाल रही तो उन्होंने डेवलप कर लिया है उसको, वो उसी आधार पे काम कर रहे हैं। उनका अपना सिद्धांत है जिसपे वो अपनी पैथी को टिकाए हुए। तो मैं बार बार कहता हूं कि फिलोसफी ऑफ द पैथी जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपका ट्रीटमेंट, जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, जो सिस्टम है, उसको आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। समझ गए? तो इन डिफरेंट को समझना होगा। आपकी पैथी क्या कहती है कि मिटिगेशन ऑफ द लिम्फ एंड ब्लड, रक्त और रस में परिवर्तन भी रोग का कारण है। तो रक्त और रस में परिवर्तन क्या, कि हमारे रक्त या रस में जो विभिन्न प्रकार के हमारे शरीर में रसायन हैं उनकी जो मात्रा है उसका कम होना या ज्यादा होना, यही तो है, यही तो मिटिगेशन है। उसके बाद आपको बताया गया है कि कॉजेस ऑफ द मिटिगेशन, क्यों ये मिटिगेशन होता है। तो उसमें प्रमुख रूप से आया
कि हमारे अंग जिम्मेदार होते हैं, हमारे शरीर के अंग जो हैं ये विभिन्न प्रकार के रसायनों का सिक्रीशन करते हैं। तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम में आएंगे तो आपको दिखा कि जो हमारी स्लाइवरी ग्लैंड्स है उससे हमारी क्या निकलती है, ये स्लाइवा निकलती है। ठीक, अगर ये स्लाइवा कम बनने लगे तो क्या होगा, क्या होगा, स्लाइवा अगर कम बनने लगे तो क्या होगा, बस भोजन निकलने में कठिनाई होगी। तो स्लाइवा के जो काम है, इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जरूर पढ़िए, समझ गए। यानी एक तो भोजन जो है ठीक रूप में आपके मुंह में घुलेगा नहीं। ठीक, दूसरा क्या होगा कि जो आसोफेगस के माध्यम से जाना है वो आसानी से भोजन जाएगा। और तीसरा क्या होगा कि ये स्लाइवा जो है जो पाचन कराती है वो पाचन प्रक्रिया कम हो जाएगी। आरस में तो क्या होगा, हमारे रक्त में गड़बड़ी आएगी कि नहीं आएगी, यानी कि विटिगेशन होगा कि नहीं होगा, विटिगेशन। तो अगर वो विटिगेशन हुआ तो हमारे ब्लड और लिम्फ में विटिगेशन हो गया तो क्या हो गया, सिम्टम आ रहा है कि पेट फूल रहा है। ठीक, खाना नीचे नहीं जा रहा, खाना पच नहीं रहा, तो दैट इज द सिम्टम, ये लक्षण है। बट गड़बड़ी कहां हुई है, स्लाइवा कम बन रही है, स्लाइवरी ग्लैंड की जो क्रिया है वो कम हुई। अरे तो अगर इसको हमें ठीक करना है, अगर हमें ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें उस स्लाइवरी ग्लैंड की दवाई जो है देनी पड़ेगी, तब तो जाके ठीक होगा। तो आप जानेंगे स्लाइवरी ग्लैंड की क्या क्या दवाई है तभी तो ठीक कर सकते हैं कि उस स्लाइवरी ग्लैंड की क्या दवाई है, अंग की क्या दवाई है, और वो स्लाइवरी ग्लैंड काम क्यों कम कर दिया, यानी कि कारण दूर करेंगे तब तो ठीक कर पाएंगे। दैट इज द थॉट ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। और हमारी दवाई क्यों उन अंगों पे काम कर रही है, आखिर उन अंग पे ही क्यों काम कर रही है हमारी दवाई, क्यों उन अंग पे काम कर रही है। तो द प्रिपरेशन ऑफ आवर रेमेडी, जो हमारी दवाई बनी हुई है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, आप देखेंगे कि सल्फर, साल्ट एंड द मर्करी, तीन चीजों को बताया गया कि किस तरह से द ऑर्गेनिक एंड द इनऑर्गेनिक मटेरियल्स ऑफ द प्लांट्स, यानी कि पौधों के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, यानी कि उनमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, जो उसमें ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर के जीवन के लिए उपयोगी, समझ गए। हम परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जो इस धरती पे जिंदा है तो किसके वजह से, किसके वजह से, प्लांट्स के वजह से। यानी कि ये प्लांट ना रहे तो हमारा अस्तित्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मानव इस धरती पर नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं हम प्लांट्स पे निर्भर हैं। तो हमारी यशवन दवाई में क्या है, या हमारी सीवन दवाई में क्या है, उस प्लांट के ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंटेंट जिसकी जरूरत हमारी सेल को है, यानी जो आपकी पैराथिक ग्लैंड या जो सलाइवरी ग्लैंड की जो हमारी सेल है, जो हमारी कोशिका है, उस कोशिका को उन चीजों की जरूरत है। अगर वो नहीं मिल पा रहा है किसी कारण बस, तो वो क्या हो गया, बीमार हो गया। बीमार हो गया तो अपना फंक्शन प्रोड्यूस कम कर दिया। तो पहला जो स्लाइवरी ग्लैंड है, जो इसमें जिसमें पैरोटिक, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, तो स्लाइवरी ग्लैंड की दवा आप लिख लीजिए कि स्लाइवरी ग्लैंड की क्या क्या दवाई है। स्लाइवरी ग्लैंड की दवाई लिख लीजिए कि जो स्लाइवरी ग्लैंड पे काम करती है।
सलाइवरी ग्लैंड पे काम करने वाली दवाई हमारी क्रियात्मक दवाई S1 है। दूसरा लिखिए S5, ये क्रियात्मक है, S1 एंड S5। जो क्रियात्मक दवाई है, मान लीजिए सलाइवरी ग्लैंड बढ़ गया, ठीक, उसमें ये तीनों आ जाते हैं आपके, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर, तीनों लिख लीजिए। तीनों की दवाई वही है, सेम है। आ रहा समझ में? S1, S5, C1 और C5, ठीक। यानी कि S1 और S5 जो है वो क्रियात्मक है, C1 और C5 क्या है, संरचना। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो सलाइवरी ग्लैंड्स कि ये दवाई आपकी हो गई। यानी कि रोगी अगर आपके पास आता है जिसमें आपको पता चल गया कि इसको लार नहीं बन रहा, समझ में, तो लार नहीं बन रहा है, उस रोगी को पता चल गया, या लार अधिक बन रहा है, ये जो कंडीशन होगा ना, शुरू से ही जो इसको लार एकदम ऐसे गमछा बांध करके क्या दवाई दिए? ये दवाई दिए वो ठीक हो गया। हाँ, मुझे बहुत अच्छे तो यहाँ आके बताइए आप उस बात को कि भाई हमने दिया इस दवाई को और उससे जो है आपकी, यानी कि या तो फंक्शन बढ़ गई है या तो फंक्शन घट गई है। अब S1 C1 आपकी दवाई जो है वो हो जाएगी, ठीक। अगर उसको पूर्णतः ठीक करना है, मान लीजिए कि ठीक करना है उसको, तो सिम्टम्स आपके हो गए कि स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवा का क्या हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है, दैट इज द सिम्टम। बट देयर इज द कॉज, कारण है उसका, अंग आपका स्लाइवरी ग्लैंड हो गया, लेकिन कारण तो होगा ना उसके पीछे। तो अब उसकी बीमारी ड्यू टू द नर्वस सिस्टम, देखते होंगे कि जो जिसकी मेंटल बीमारी होती है उसको मुंह से लार बराबर होता है, ठीक, दैट द कॉज इज द नर्वस सिस्टम, ठीक। तो अगर नर्वस सिस्टम से है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एड द F1, ठीक। यानी कि जो सिलेक्शन ऑफ रेमेडी हम ट्राई कर रहे हैं आपको सिखाने के लिए, जो बताने के लिए, और जो बेसिक फंडामेंटल या जो सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी जो हम बेसिकली उस फंडा को क्लियर कर रहे हैं, उन चीजों को, तो इसी तरह से आपको समझना है। तो सलाइवरी ग्लैंड के बारे में समझ में आ गया, इसका सिक्रीशन 1 लीटर से 1.5 लीटर, ठीक। तो इसमें सारी चीजें आ गई। अब आते हैं कि माउथ कैविटी भी है वहां पे, ठीक, जो माउथ हमारी कैविटी, माउथ, तो माउथ डाइजेस्टिव में माउथ भी आता है, माउथ, तो माउथ कैविटी, तो माउथ कैविटी में भी बहुत सारे अंग हैं हमारे। पहला तो सीरस म्यूकस मेम्ब्रेन्स है हमारी, उसके बाद क्या है इसमें, कैसे बना हुआ है, दांत, उसमें जो है मसल्स भी है, मसल्स भी है, यानी कि ऐच्छिक मसल है, मुंह जैसा बनाना हो बना सकते हैं, किसी को चिढ़ाना हो तो चिढ़ा सकते हैं, जैसा मुंह बनाना हो तो बना सकते हैं। तो इसमें जो आपकी दवाई होगी, मेडिसिन होगी, कैसे आप अंतर करेंगे मेडिसिन को, जैसे जो अपर लेयर है उस पे कौन सी दवाई है, S1 है, ठीक, C1 और C2 दो दवाई। आ रहा है मेरी बात समझ में? द अपर लेयर फंक्शनल रेमेडी इज द S1, ठीक है। रचनात्मक दवाई क्या हो गई, C1 एंड द C2, लेकिन वहीं पे जो ये मसल्स आपकी आ गई, आगे ना मसल्स, इसमें मुंह चलाते हैं तो इसमें मसल्स का रोल है कि नहीं है, मुंह चलाने में मसल्स का रोल है,
कितना है? 2 है फिर गैस में जमा। कितना जमा हुआ? 6। हाँ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है प्रैक्टिस के लिए, ठीक, क्योंकि आपको मैं डिफरेंशियल मैं बता रहा हूँ इस चीज को, ये प्रैक्टिस में द मोर इम्पोर्टेंट, समझ गए? तो वहां पे जो सीरस और म्यूकस मेम्ब्रेन है, सीरस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन, देन द मसल्स, ठीक। अमित सुनो इधर, ये सुनो, फोटो ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, बैठिए डॉक्टर साहब, बैठिए। तो इसमें जो रोगी आते हैं आपके पास, मुंह पकने के रोगी आते हैं, स्टोमेटाइटिस हो गया, मुंह पका हुआ है। मीर हमजा जी हैं क्या? धीरे-धीरे। तो इसमें होता क्या है कि मान लो मुंह पकता है, स्टोमेटाइटिस होती है, या खालिश मार दिया किसी को, फेशियल पैल्सी हो गई, यही तो रोग ज्यादातर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपकी जो फंक्शनल दवाई हुई, किसी का मुंह पका हुआ है, तो जो माउथ की दवाई है, S1 क्रियात्मक लिख लीजिए, C1 एंड C2 क्या हो गई? रचनात्मक हो गई। C5 जो है, वहां जो मसल्स है आपकी, जो वॉलेंट्री मसल्स है, जो आप मुंह चलाते हैं, खाते हैं तो मुंह चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? मुंह चलाने में आपकी कौन सी मसल्स है? वॉलेंट्री मसल्स है। तो वो रेमेडी क्या हो गई? C5 हो गई। और क्या हो जाएगी? S5 हो जाएगी। यानी कि वहां मसल्स की दवाई S5 C5, और वहां जो बक्कल कैविटी है, जो म्यूकोसा है, उसकी दवाई आपकी S1 हो गई, C1 हो गई, C2 हो गई, ठीक। आ गया मेरी बात समझ में? ये डाइजेस्टिव सिस्टम में। उसके बाद आता है पैलेट्स, आता है जो तालु ग्रंथि आती है, जो तालु ग्रंथि, तालु ग्रंथि नहीं, तालु इसको बोलते हैं, तालु। तो अब इसकी दवाई क्या होगी? मान लो कि कोई घाव बन गया, कैंकर बन गया, कोई घाव बन गया तालु में, मान लो कुछ हो गया, तो पेशेंट, तो कुछ रोग ऐसे आते हैं जो आपको दिखता है कि आर्गन, आपको पता चल जाता है कि भाई आर्गन है, ये आर्गन। कुछ बीमारियों में आर्गन हमें डिटेक्ट करना पड़ता है, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो बीमारियां हैं। तो तालु की दवाई आप लिख लीजिए, S1 एंड द C1, ठीक। C3, C1 है, C3 भी। अब आते हैं उबुला। उबुला समझ रहे? क्या है उबुला? हाँ? अरे भोजपुरी में घाटी कहा जाता है। कौवा है, कौवा। हाँ, जो लोग बोलते हैं घाटी बढ़ गया, ठीक। तो अब वो उबला मान लो किसी का बढ़ गया, ठीक, देखते हो घाटी बढ़ किसी का, तो कैसे ठीक कर सकते हो? इलेक्ट्रोहोम्योपैथी दवाई, ठीक। उसका क्रियात्मक और रचनात्मक, ठीक है। यहाँ जो आपके आर्गन्स इसमें आते हैं, उबला उस इसमें है नहीं अभी, लेकिन इसकी क्या दवाई होगी? S1 होगी और C1 होगी, ठीक है। और जो माउथ का मैंने बताया, चिक जो गाल है, जो,
तो उसका भी मैंने बताया कि S1 C1 C2 S5 C5, इसमें मसल्स की संरचना है और बाकी बकल म्यूकोसा है इसमें काल में। तो अगर मान लो कोई आपके पास चाहे वो स्टोमेटाइटिस का रोगी आए चाहे कोई रोगी आए, तो ये तो आपकी ऑर्गेनिक दवाई हो गई, अंगों की दवाई हो गई, लेकिन अगर उसमें कारण कोई है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि कारणों की दवाई आपको ऐड करनी पड़ेगी, यानी कि कारण की दवाई आप ऐड कर देंगे, ठीक। और सिम्टोमेटिक दवाई जो मैं बताता हूं, मान लो जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनी हुई, तो बहुत ही आसान है सिलेक्शन ऑफ रेमेडी इन द इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जब सीखोगे करोगे तब, ठीक। उसको जो सिद्धांतों के अनुकूल लेकर के जाओगे दवाई को तो आसान है करना, लेकिन सिद्धांतों से हट के काम करोगे तो इतना आसान नहीं, कठिन काम। तो मैंने बताया। अब आते हैं इसमें जो है टंग आ गया, जीभ। ये जीभ है आपका, ठीक। जीभ की तमाम सारी बीमारियां आती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो किसी के जीभ पे स्वाद न आना, ठीक, सेंस सिस्ट बन जाए, गांठ बन जाए, समझ में, घाव बन जाए जीभ पे, तो जीभ की क्या क्या दवाई हो सकती है? जीभ की क्रियात्मक और रक्षणात्मक। तो जीभ की क्रियात्मक दवाई लिखो S1 और रचनात्मक दवाई C1 है, C2 है, ठीक। और जो जीभ की मसल्स है इसमें भी वॉलेंट्री मसल्स, जीभ जिधर चाहो घुमा सकते हो ना, जीभ ही तो सब कराता है, तो इसमें मसल्स भी है जीभ में, ठीक। तो वहां क्या दवाई हो जाएगी? S5 एंड C5, S1 C1 C2 S5 एंड द C5। अब तुम्हें देखना है कि उसमें गांठ या सिस्ट या बॉयल्स, फोड़ा या कुछ भी मसल्स में बना है या हट के बना है, जो हमारी पैपिली है उस पे है, किधर है। तो सिलेक्शन ऑफ रेमेडी उसी आधार पे आपको करना पड़ेगा। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो ये आपका मूल रूप से टंग की दवाई आप कर सकते हैं। फिर उसमें अब सिम्टोमेटिक जो दवाई ऐड करते हैं, जैसे मान लीजिए आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, मान लीजिए कि जीभ में फोड़ा हो गया तो क्या होगा? पेन होगा, दर्द होगा, दर्द होगा ना। तो दर्द के लिए हम W और G इस्तेमाल कर सकते हैं, हम गार्गिल में इस्तेमाल कर सकते हैं G का। लेकिन कारण आपको देखना पड़ेगा आगे कि वो जीभ में रोग होने के पीछे क्या कारण है। अगर कारण स्पष्ट नहीं है, मान लो कोई इस तरह का कारण नहीं है, तो द कॉन्स्टिट्यूशन इज द मेन कॉज ऑफ द डिजीज इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, इम्बैलेंसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में रोग का एक ही कारण माना गया है कि हमारे प्रकृति का बिगड़ाव हो जाना। आ रहा है मेरी बात समझ में? यानी कि प्रकृति का बिगड़ाव हो जाना है, प्रकृति का या तो रस की प्रकृति में या रक्त या रक्त दोनों की मिश्रित प्रकृति में बिगड़ाव हो जाना, ये रोग का कारण हमारे इलेक्ट्रोपैथी में माना गया है। समझ गए? तो आसान है ना सिलेक्शन ऑफ रेमेडी इस तरीके से, यानी कि अंगों की दवाई आपको पता चल रही है तो आसान है आपका सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करना, जो आसानी से आप रोगी में दवा का सिलेक्शन जो है आसानी रूप में कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये आसान तरीका है जिससे कि आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में रोगी या रोग को आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब इसी में आता है टेस्ट बड्स। टेस्ट बड्स आती है टंग में ही। तो किसी को स्वाद नहीं मिल रहा है, मान लो स्वाद नहीं आ रहा है किसी चीज का, तो अब तुम घबरा जाओ, भाई किसी को स्वाद नहीं आ रहा है कौन दवाई दे, ठीक। तो स्वाद नहीं आ रहा है किसी को
तो टेस्ट बर्ड की दवाई लिख लीजिए S1 एंड द C1, ठीक। लेकिन अगर स्वाद न आने के पीछे कारण नर्वस सिस्टम है या कोई अन्य सिस्टम है तो आप उसका इलाज करेंगे, वो दवाई आप देंगे और रोगी जो है ठीक हो सकता है। कौन बोल रहे हैं? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ये बुद्धा होटल देख रहे हैं? ये पता बताओ तो अपनी क्लिनिक का, पेशेंट है वो वाले कैंप वाले, उधर जाके बात। तो ये टेस्ट बर्ड्स हमारी S1 एंड द C1, ठीक है। तो ये इतना आपका हो गया, टेस्ट बर्ड्स तक आ गए हम लोग। ये माउथ लगभग हमारी कवर हो गई कि कौन कौन सी दवाई आपकी हो गई। अब आते हैं किसमें, ये आसोफेगस, यानी कि ये आसोफेगस, ठीक है। अब इसमें देखिए ये नर्व का रोल है, ये डाइजेस्टिव अंगों में सारे में नर्व का, आएंगे इस पे नर्व पे बात करते हैं। तो इसमें आसोफेगस, ठीक, ये पूरा आसोफेगस है इतना पार्ट, ठीक। तो चाहे वो ऑसोफेजाइटिस हो, निगलने में कठिनाई हो, ऑसोफेगस की जो बीमारियां हैं उसको कैसे हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ठीक कर सकते हैं, तो ऑसोफेगस की दवाई क्या हो सकती है, ठीक। जो लिख लीजिए, इसमें भी हमारी पानी पीते हैं तो घोटते हैं ना, इच्छा अनुसार, जब चाहे तो घोट सकते हैं। तो इसमें भी मसल्स काम करती है कि नहीं करती है? होता है, खाना खाते हैं नहीं घोटाता है तो घोटते हैं ना, थोड़ा तो जोर लगाते हैं, तो हम अपनी इच्छा से ही लगाते हैं ना। तो इसमें जो है आसोफेगस की जो दवाई है लिख लीजिए S1, इसमें इनवॉलेंट्री भी मसल्स होती है, इनवॉलेंट्री भी होती है इसमें, अरे समझ में कि वो अपने आप चीजें यहां से शुरू हो जाता है। तो इसमें जो दवाई है S1 है, S10 है, S5 है, 3 दवाई है, ये फंक्शनल लिख लीजिए। और जो रचनात्मक दवाई है उसमें लिखिए C1 है, C13 है और C5, C1 C5 एंड C13। यानी कि जब आसोफेगस को किसी की बीमारी हो, आसोफेजियल कैंसर हो रहा है, आसोफेगस में इन्फ्लामेशन है या कोई भी बीमारी है, तो ये 3 दवाई ध्यान रखना हमेशा, S1, S10 एंड द S5। अब उसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि उसको कौन सी बीमारी, ठीक। और तीसरा उसमें जो रचनात्मक दवाई है C1 है, C13 है और C5। समझ आ रहा है मेरी बात? अब ये आसोफेगस की बीमारी होने के पीछे कारण खोजेंगे तो आपको इस रोग को ठीक करने में आसानी हो जाएगी। समझ गए? यानी कि ये तो क्रियात्मक और रचनात्मक दवाई दे करके उस रोग, उस अंग को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं या वो अंग ठीक हो रहा है, लेकिन जब तक कारण का पता नहीं लगेगा तब तक आप रोगी ठीक करना आसान नहीं है, रोगी ठीक नहीं कर पाएंगे। आ रहा है समझ में? तो आप इसमें आसोफेगस में इन दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं। तो ये आसोफेगस हो गया आपका। अब आते हैं यहीं पे, ये बचा हुआ है फेरिंग्स, फेरिंग्स बचा हुआ है आसोफेगस के बाद फेरिंग्स। तो फेरिंग्स की दवाई लिख लीजिए, क्रियात्मक दवाई S1, S5। रचनात्मक दवाई लिख लीजिए C1 एंड द C5, फेरिंग्स की, C1 एंड C5 फेरिंग्स की दवाई। C1 is the broad action of in our body। C1 का बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी में। C1 and C5 is the
मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी इन द इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, बहुत ही महत्वपूर्ण दवाई ये दो दवाई, समझ गए बात को? क्योंकि मैक्सिमम ऑर्गन्स जो है इससे लगभग कवर होते हैं आपके, समझ गए? तो ये फेरिंग्स की दवाई है। अब उसमें फेरिंजाइटिस हो गया मान लो, या फेरिंग्स में सूजन हो गया, तो अब सूजन की दवाई आपने दे दी, अगर मान लीजिए S1 C1 एक्यूट इन्फ्लामेशन है तो A1 आपने ऐड कर दिया, दर्द है उसमें आपने F1 ऐड कर दिया। आ रहा है समझ में? सिम्टोमेटिक रेमेडी में आप क्या कर सकते हैं, उसमें W और B दे सकते हैं या G दे सकते हैं, यही तो है। आसानी से तो ठीक कर लेंगे रोगी, फेरिंजाइटिस के रोगी ठीक हो सकता है आसानी। कौन सा बड़ा है, कोई बड़ी चीज नहीं है, इससे फेरिंजाइटिस भी ठीक हो सकती है। ठीक, अब आता है इपिग्लाटिस। इपिग्लाटिस इसमें ऐड नहीं है, इपिग्लाटिस उसकी दवाई लिख लीजिए, क्रियात्मक S1, रचनात्मक क्या हो जाएगी, P1 हो जाएगी। अब आते हैं यहीं पे हमारी आसोफेगस के बाद अब यहाँ ये क्या ये स्टमक आपका आ गया ना स्टमक। तो स्टमक की ढेर सारी बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां हैं। गैस्ट्रेलिया है, गैस्ट्राइटिस है, पेप्टिक अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक, डिस्पेप्सिया है, अपच हो जाना है ना, एसिडिटी है, सो मेनी डिजीज आपका स्टमक, स्टमक कैंसर का हो जाना, बहुत सारी बीमारियां हैं स्टमक। तो स्टमक का निर्माण कैसे हुआ है, स्टमक बना कैसे हुआ है, जब इसको आप अध्ययन करेंगे तो इसकी दवाई आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टमक की जो संरचना है, ये स्टमक वाला नहीं है क्या, कैसे बना हुआ, हाँ, ये इसमें जो बने उसमें कौन कौन सा अंग है स्टमक, अरे यानी कौन कौन सी लेयर है स्टमक, वो इंडिकेट हो जाएगा तो और आसान हो जाएगा दवाई समझाना है। अरे जैसे ये बना हुआ है ना इंटेस्टाइन का, अच्छा है ये, ये अच्छा है। उसी तरह से हर एक अंग का जब हो जाएगा, लीवर का, स्टमक का, सब, तो इससे इनको दवाइयां बनाना आसान हो जाएगा। तो स्टमक में क्या क्या, तो एक तो म्यूकोशा है हमारी, स्टमक की म्यूकोशा है आपकी स्टमक। उसके बाद वहां पे विभिन्न प्रकार की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। उसके बाद वहां पे इनवॉलेंट्री मसल्स हैं स्टमक में, है कि नहीं है, इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। अगर आपको रोगी ठीक करना है तो आपको जानना पड़ेगा ना, गैस्ट्राइटिस हुआ है तो किस अंग में इसको हो सकता है। अगर पेट भारी रह रहा है तो क्यों पेट भारी रह रहा है, कौन सी दवाई देंगे पेट भारी ठीक हो जाए। अरे मेरी बात समझिए, यानी कि पर्टिकुलर जब अंग का आप पता लगा लेंगे, पर्टिकुलर ऑर्गन्स का पता अगर आप लगा लेते हैं तो आपको रोगी ठीक करना आसान हो जाएगा। तो म्यूकोशा में इन्फ्लामेशन हो गया मान लीजिए, म्यूकोशा में, तो म्यूकोशा की दवाई आपको लिखनी पड़ेगी। तो लिखिए स्टमक, जो स्टमक की क्रियात्मक दवाई है उसमें लिखिए S1, S2, S10,
रचनात्मक दवाई लिखिए C1, C10, C15, C5। C2 भी कुछ हद तक यूज करते हैं, C2 भी लिख सकते हैं। तो ये दवाइयां अलग अलग क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है? जैसे मान लीजिए यस1 काम कर रही है किस पे, स्टमक पे। यस2 भी काम कर रही है। जब मटेरिया मेडिका पढ़ेंगे तो उसमें देगा कि भैया यस स्टमक पर काम कर रही है। यस10 भी आपकी काम कर रही है। अरे तो ये किन चीजों पे काम कर रही है? तो यस1 का जो वर्क है वो मुख्य रूप से जितने भी आपके वहां से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स उस पे हमारे यस1 का रोल, और जो स्टमक की मसल्स है उस पे आपकी यस10 की रोल होती है। यस10 तो पेट किसी का भारी हो रहा हो, पेशेंट कह रहा है तो यस10 देखिए काम करता है ना, यही बताया गया ना, पेट भारी हो यस10 देना है। क्यों देना है यस10, समझ में आज आ गया? जो यस2 का रोल है स्क्रोफ्लोसो नंबर 2 का, तो ये भी विभिन्न प्रकार के जो गैस्ट्रिक जितने भी प्रकार के गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीशन कराने का काम हमारी यस2 भी करती है। ठीक, तो अगर विभिन्न प्रकार के गैस्ट्रिक जो जूस हैं, जो विभिन्न प्रकार के गैस्ट्रिक जूस अगर वो नहीं निकल रहे हैं, जिससे क्या होना है कि डाइजेशन की प्रक्रिया जो है ठीक नहीं होगी, गैस्ट्रिक जूस ना निकले या हाइपर गैस्ट्रिक जूस निकलने लगा, यानी कि एसिड ज्यादा निकलने लगा या तो कम निकल रहा है, दो ही चीज है। तो दोनों में क्या होगा, पेशेंट को एसिडिटी होगा या पेट भारी हो जाएगा। दोनों चीजें हमें देखने को मिलेगी और मिल सकती है कि दोनों चीजें हो रही है। ठीक, तो कैसे हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में उसमें भर गया है इन वही पेशेंट है जो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है पढ़ने में, तब अब ये लोग हमको कम समय देंगे तो क्या होगा? हेलो, कहाँ ढूंढना ये बताओ ना जी इनको। तो ये आपकी स्टमक में आपको मैंने बताया यस1 है, यस10 है, यस2, ठीक, C1 है, C10 है, C5 है और C15। तो C15 का जो रोल है वो मुख्य रूप से आपकी जो पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है जो जुड़ी हुई है C15, उसके बाद जो स्टमक की लेयर्स हैं उन लेयर्स पे भी काम करती है स्टमक के, इसलिए इसको C15 को भी उपयोग करते हैं। C15 इन लोगों में हम प्रयोग कर सकते हैं लोगों में,
ठीक करने के लिए कर सकते हैं। ठीक, तो लिख लीजिए सीरस मेम्ब्रेन की दवाई क्रियात्मक S1, रचनात्मक C1 C2 Vermin, C1 C2 and the Vermin, सीरस मेम्ब्रेन। और दूसरा आता है म्यूकस मेम्ब्रेन। तो म्यूकस मेम्ब्रेन में आप लिखिए S1, दूसरा C1 एंड C13। अब इसलिए आप लोग देखते होंगे कि हम लोग रिसेंटली में C13 चलाते हैं नहीं चलाते, क्या रिसेंटली होता है कि म्यूकस करके आ रहा है, ठीक है। तो हमारी क्रियात्मक जो दवाई होती है, जो क्रियात्मक दवाई जो होती है उसमें जो रचनात्मक और क्रियात्मक, यानी कि अगर रचना में मान लो अंतर आ गया या क्रिया में अंतर आ गया, इसलिए बहुत हार्ड किसी का स्टूल हो गया, हार्ड स्टूल हो गया किसी का, तो कभी कभी वहां सिक्रीशन ही नहीं होता, तो वहां पे C2 का भी रोल आता है, कैंसर नंबर 2 का, C2 का। अब लिख लो मेजेंट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइन में जो मेजेंट्रिक ग्लैंड होती है इसमें है। अब इसमें हम आ गए आते हैं एक एक। तो मेजेंट्रिक ग्लैंड की जैसे बच्चों में मेजेंट्रिक ग्लैंड बढ़ जाती है आंखों, तो S3 एंड C3, S3 क्रियात्मक, C3 रचनात्मक, मेजेंट्रिक ग्लैंड की दवा, ठीक। अब आते हैं कि पाइलोरस, इसमें और स्पष्ट होना चाहिए, पाइलोरस होता है हमारा। पाइलोरिक कैंसर लोगों का आप लोग सुने होंगे, बहुत सारे लोगों को पाइलोरिक जो हमारी होती है, और क्या होता है आगे ड्यूडिनम होता है। तो पाइलोरस की दवाई क्रियात्मक S1, रचनात्मक S10, क्रियात्मक S1, रचनात्मक क्रियात्मक S1 और S10 क्रियात्मक है दोनों, और रचनात्मक क्या क्या है C1 एंड C5। ड्यूडिनम की दवाई लिख लीजिए, ड्यूडिनाइटिस की बीमारी होती है, ड्यूडिनल अल्सर होता है लोगों को, ठीक। तो ड्यूडिनम की दवाई आपकी क्रियात्मक S1 होती है, S10 होती है, C1 C5 ड्यूडिनम की। ड्यूडिनल अल्सर लोगों को हो जाता है, ड्यूडिनाइटिस हो जाता है, तो ये तो क्रियात्मक और रचनात्मक दवाई आपकी हो गई। लेकिन ड्यूडिनाइटिस होने में या ड्यूडिनल अल्सर होने में पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं, इसीलिए मैं जो सजेशन ऑफ रेमेडी आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं या बताता हूं, तो इसमें क्या होता है कि क्रियात्मक और रचनात्मक के साथ सिम्प्टोमेटिक रेमेडी हमारी ऐड होती है। काउंसलर मैटी ने जो दवाई बनाई है उसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई है कि इसमें कोई सिम्प्टोमेटिक अगर प्रॉब्लम है, जैसे ड्यूडिनाइटिस अगर किसी को होगा तो दर्द होगा, ड्यूडिनल अल्सर होगा तो पेन होगा रोगी को, तो रोगी तभी आपके पास दिखेगा जब तक उसका दर्द आप करते, ठीक। अगर आप उसका दर्द आराम नहीं करते तो रोगी आपके पास दिखेगा
नहीं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि तीन तरह से सिलेक्शन ऑफ रेमेडी है। पहला था सिम्टोमेटिक, दूसरा था ऑर्गेनिक, तीसरा था प्रिंसिपल। सिम्टोमेटिक मतलब लाक्षणिक रूप से रोगी आपके पास ये थोड़े कह के आएगा रूरल अल्सर हो गया, वो कह के आएगा कि दर्द हो रहा है। अब आपको डायग्नोस करना है कि रूरल अल्सर है, ड्यूनाइटिस है या पेप्टिक अल्सर है, कौन सा अल्सर है। अब उसमें आपको जब आर्गन आप डिटेक्ट कर लेंगे तो आप ये जो दवाई मैं बता रहा हूँ उसको लेंगे, रोगी को मिलेगा, सब आराम रोगी को उस रोग में पर्टिकुलर मिलेगा। ठीक है। अब उसमें जब आप जाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में तो इन चीजों में अभी आगे क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम की जो नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम की जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये दो मेन सिस्टम है, ये आपके शरीर के सभी अंगों से जुड़े हुए होते हैं। जी, तो ये दवाइयां आपको ऐड करनी पड़ती है। ये दवाइयां बिना ऐड किए आप रोगी को बना नहीं दे सकते। तो अब इसमें मैंने डूबनम का बता दिया। इस अब आते हैं इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो छोटी आंत है हमारी, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, जिसमें ड्यूडेनम, ड्यूडियम और इलियम आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन तो छोटी आंत की क्या क्या दवाई है लिख लीजिए। क्रियात्मक दवाई यस1, इस छोटी आंत यस1, यस10, भरवन, C3, C10। लेकिन इसी आंत में जो सीरस और म्यूकस मेम्ब्रेन है उसकी दवाई क्या है? C13, C2, C13। उसकी दवाई आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की C3 हो गई और C10 हो गई। तो अब यस1 हो गया, यस2 हो गया, भरवन हो गया, आंत की हमारी दवाई। ठीक, यस1, यस2 और भरवन हो गया। C3 और C10 हो गया आपकी दवाई, C3 और C10। तो ये जो आपकी एब्जॉर्प्शन की क्रिया हो तो आपके यस्तेन का रोग होता है, C10 की आपकी इंटेस्टाइन के रोग होती है। इसलिए आंतों की जितनी भी बीमारियां आप देखते हैं क्या होगा, आप देखते हो कि यस्तेन यूज किया जाता है। अगर कॉन्स्टिपेशन होता है तो आप देखते हैं C10, यस्तेन, भरवन या भर्तु हम प्रयोग करते हैं। तो भर्तु का भी रोल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन पे आते हैं, बड़ी आंत। तो लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत है। तो बड़ी आंत, ये जो संरचनाएं बनी हुई है हमारी, जो ये माइक्रोबिलाई, जो ये आंत में दिख रहा है, ये माइक्रोबिलाई विलस, ये क्या है? एब्जॉर्प्शन यहाँ होता है, यानी कि न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? बिलाई के द्वारा ही होता है। तो उस
बिलाई में जो काम करता है, दवाई लिखी होती है बिलाई, उसी में बिलाई है, इस माल में बिलाई या स्त्री, और दूसरा C3 और C13 रचनात्मक है बिलाई की दवाई। किसी को एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, न्यूट्रिशन नहीं मिला है, लीकी बॉवल है, ठीक, लीकी बॉवल, लीकी बावल, जितनी भी बीमारियां आप देख रहे हैं लोगों को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की, ये सब लीकी बावल के कारण हो रही है। लीकी बावल मींस कि एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो रहा लोगों से। तो लगभग ऑटोइम्यून की जो बीमारियां हैं, तो लीकी बावल, तो उसमें आपकी जो बिलाई है उसकी दवाई S3, रचनात्मक दवाई C3 एंड का, ठीक। अमित रामगोपाल